नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बन और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश हुए रवाना। G7 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वैश्विक पटल पर रखने को बताया अपना दायित्व। प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में एक अधिकार को सर्वाधिकार में बदलने पर दिया जोर। इटली से भारत रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। सभी नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर की चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी हुई मुलाकात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए समर एक्शन प्लान पर आज से काम होगा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ यूनिटी सरकार बनाने पर हुई सहमत। और आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना कनाडा से आज। फ्लोरिडा में खेले जाने वाले मैच पर बारिश का खतरा। मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी होगा प्रदर्शन। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की अपनी एक दिवसीय यात्रा पूरा करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री को देश की बागडोर तीसरी बार संभालने के बाद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें इस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इटली से रवाना होने से पहले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा, अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में एक बहुत अच्छा दिन रहा। वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जो वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया बनाई जाए। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री ने G7 समिट से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इटली G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए उत्सुकता जताई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चांसलर शोल्ज के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी समावेशी और सतत वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। G7 समिट में प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उस संवाद सत्र में कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वैश्विक मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ को अपना स्थायी सदस्य बनाया। प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अधिकार को समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया। कुवैत में हुई अग्निकांड घटना ने सबका दिल झकझोर कर रख दिया और इस घटना में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के एबा मेसन राजू के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नवलपट्टू लाया गया। वहीं इस आग की घटना में बिहार के 2 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी कुवैत आग की घटना में जान गंवाने वाले पश्चिम मिदनापुर निवासी के घर का दौरा कर परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। आपको बताएं कि इस अग्निकांड हादसे में गोरखपुर के भी 2 लोगों की मौत हुई। उनका पार्थिव शरीर आज गोरखपुर पहुंचेगा। यहां पर प्रशासन द्वारा मृतकों के पार्थिव शरीर को परिवार वालों को सौंपा जाएगा। खबर लखनऊ से, जहां कुकरेल नदी के उद्गम स्थल से लेकर अंत तक पुनर्जीवित करने के लिए अकबर नगर इलाके में 5वें दिन भी अवैध निर्माण को गिराने का क्रम जारी है। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार कर दिया गया है। 22 तालाबों को रिचार्ज करने के लिए कुकरेल नदी पर बने अवैध निर्माण को हटाने का क्रम जारी है। अकबर नगर में एक दिन में 165 अवैध निर्माणों को गिराया गया। कुकरेल नदी की जमीन पर रहीम नगर, अकबर नगर और भौकमपर से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। कुकरेल वन क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने की तैयारी है। यहाँ देश की पहली नाइट सफारी विकसित होने जा रही है। नाइट सफारी के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली से अनुमति मिल चुकी है। ये परियोजना 855 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। लखनऊ का चिड़ियाघर भी इसी क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। बाकी छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और गांगई पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश पड़ सकती है, जिसके बाद गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। ऐसे में लगातार लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करें। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया। आज से शुरू होने वाले इस एक्शन प्लान में 12 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनकी मदद से प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण स्तर में काफी सुधार आया। इसमें और सुधार के लिए प्लान तैयार किया गया है। एक्शन प्लान के तहत धूल प्रदूषण, कूड़ा जलाना और औद्योगिक प्रदूषण रोकने सहित कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा हरियाली बढ़ाने, झीलों के विकास और पड़ोसी राज्यों से संवाद समेत अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। दिल्ली में 15 जून से 30 जून तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। दिल्ली में अलग अलग एजेंसियों की 580 पेट्रोलिंग टीम निरीक्षण करेंगी कि निर्माण साइट्स पर डस्ट नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा ओपन बर्निंग से निपटने के लिए 573 टीमों को तैनात किया जाएगा। लैंडफिल साइट के लिए अलग से एसओपी बनाई गई है। उद्योग के कचरे से निपटने के लिए 33 टीमें तैनात की जाएंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस होगा। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की सलाह एमसीडी को दी जाएगी। दरअसल 24 मई से 12 जून के बीच दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट और पुअर कैटेगरी में था। 15 जून से 15 सितंबर तक गर्मी के प्रदूषण से निपटने के लिए ये सशक्त प्लान एक्टिव रहेगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से परेशान है। प्रचंड गर्मी, पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण दिल्ली की लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। दिल्ली के मैदान गढ़ी में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। घंटों तक वाटर टैंकर्स का इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। हालात ये हैं कि लोग पानी के लिए टैंकरों पर चढ़ रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में हुए अग्निकांड में एफआईआर दर्ज कर ली गई और इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया और इस पर जांच हो रही है। ये आग कटरा की दुकानों तक फैल गई थी। हालांकि फिलहाल ये आग लगभग बुझ चुकी है। इस आग से करीब 110-120 दुकानें पूरी तरह आंशिक रूप से प्रभावित हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने के साथ इमारत के कूलिंग का भी काम कर रही हैं। दमकल विभाग के करीब 150 कर्मी मौके पर काम कर रहे हैं। आग लगने की वजह से शुक्रवार को बाजार में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। एक और जहां देश के उत्तरी भाग जहां गर्मी और लू की चपेट है, वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर झमाझम बारिश के साथ मौसम ने अपना रुख बदल लिया। हरियाणा में रेवाड़ी के पर कई जगहों पर बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के पास भी बारिश हुई। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में आज वर्षा होने के साथ साथ अगले 2 से 3 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं 16 से 18 जून तक इन क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप?
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात BSF के जवानों की, जिन्होंने तरन और अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से 2 ड्रोन बरामद किए। तरन जिले के नौशेरा ढल्ला गांव से सटे सीमा सुरक्षा बाड़ के आगे एक खेत से जली और टूटी हुई हालत में एक ड्रोन बरामद किया गया। वहीं एक अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन की मौजूदगी के बारे में BSF खुफिया विंग की सूचना के आधार पर BSF जवानों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद जिले के काहनगढ़ गांव से सटे खेत से टूटी हुई हालत में एक ड्रोन को बरामद किया गया। दोनों ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में 3 मंजिला इमारत की दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हुई है, साथ ही कई अन्य घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने घायलों को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। और आइए बात करते हैं मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई। तो अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो निश्चित ही आप मुंबई में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इंतजार कर रहे होंगे। आज से 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इस महोत्सव में दुनिया भर से आई डॉक्यूमेंट्रीज, लघु कथा और एनिमेशन फिल्में देखने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इस महोत्सव के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इस बार के संस्करण में आयोजकों को 59 देशों से 61 भाषाओं में रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्राप्त हुईं। 3 चयन समितियों द्वारा कुल 102 फिल्मों का चयन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ शामिल हैं। साथ ही MIFF प्रिज्म की 16 फिल्में भी शामिल हैं। MIFF 2024 संस्करण की शुरुआत नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के साथ होगी। ये 78 मिनट की एक अंग्रेजी फिल्म है, जिसका निर्देशन चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। फिल्म समारोह के दौरान 8 विश्व प्रीमियर, 17 एशिया प्रीमियर और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे। 18वें MIFF में फिल्म निर्माता संतोष सिवन, ऑड्रियस टोनिस, केतन मेहता, रिची मेहता और कई अन्य दिग्गजों के साथ 20 मास्टर क्लास, इन कन्वर्सेशन और पैनल चर्चाएं होंगी। 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DOC फिल्म बाजार की शुरुआत की जाएगी। एक ओपन बायर सेलर मीट भी आयोजित होगा, जो फिल्म निर्माताओं को उत्पादन, सिंडिकेशन, अधिग्रहण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में खरीदारों और कॉर्पोरेट जगत के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। To all the independent filmmakers who would not find market for their wares and products, so they will be able to come here to the festival, participate in dialogues, hold B2B conversations, and effectively give themselves a platform through which they will be able to take their products up the value chain. That means find a buyer, or maybe find and there are a lot of films which are
are still in the production. That means they are kind of work in progress. So that means find people who could partner them to complete those projects. शनिवार 15 जून से शुरू होकर ये फिल्म महोत्सव 21 जून तक चलेगा। दक्षिण मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। MIFF के इतिहास में यह पहली बार है कि महोत्सव स्थल को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह सुलभ बनाया गया है। For hearing impaired also, we will have films with Indian Sign Language and closed captions so that they can enjoy the film. And in fact, I'm very happy to announce that there will be one film crossover for the visually impaired, which will have a live dance performance in Indian Sign Language by a dancer, so that they can understand and relate with the film. मुंबई में अपने मुख्य आयोजन स्थल के अलावा इस बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी की जाएगी। बता दें कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1990 में अपनी स्थापना के बाद से हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मुंबई से संवाददाता शिशिर सेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं हम क्रिकेट से जुड़ी हुई ICC T20 विश्व कप में भारत का सामना आज कनाडा से होने वाला है। भारतीय टीम अपनी आखिरी ग्रुप मैच को जीतने के इरादे से उतरेंगे। भारत पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाना है, जहां बारिश की वजह से मैच में खलल पड़ सकता है। लगातार 3 जीत के साथ भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है। ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाएगा। ऐसे में न्यूयॉर्क की पिच के अनइवन बाउंस से खिलाड़ियों को निजात मिलेगी। इस मैच का भारत के लिए विशेष महत्व नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से रन निकलें। कोहली की खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। कोहली IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद T20 विश्व कप में आए थे, लेकिन प्रतियोगिता के 3 मैच में वे कुछ खास नहीं कर सके हैं। हालांकि कोहली की खराब फॉर्म का टीम के अभियान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की है। अमेरिका के खिलाफ मैच में शिवम दुबे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, जो भारत के लिए राहत की बात है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारत के गेंदबाजों ने एक यूनिट के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। कनाडा की टीम पहली बार T20 विश्व कप में हिस्सा ले रही है। आयरलैंड के खिलाफ जीत में कनाडा की टीम ने जज्बा दिखाया था और T20 विश्व कप के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम ने अच्छा संघर्ष किया था। कनाडा के लिए ये मैच भारत के दिग्गज बल्लेबाजों और गेंदबाजों के सामने खुद को परखने का और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने का अच्छा मौका है। इस मैच में सबकी नजर आसमान पर भी टिकी होगी। भारत और कनाडा के बीच फ्लोरिडा में होने वाले इस मैच में बारिश का खलल पड़ने की भी संभावना है। वैसे तो भारत के लिए ये मैच औपचारिक है, लेकिन भारत के प्रशंसक साफ मौसम और विराट कोहली के फॉर्म में वापसी की उम्मीद जरूर लगाएंगे इस मैच से। कैंपस से जश्न के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, फ्लोरिडा। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्तों के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। दरअसल भक्त अब वर्चुअल रियलिटी में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बाबा विश्वनाथ के वर्चुअल रियलिटी का ये वीडियो 11 मिनट 50 सेकंड का होगा, जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन भक्त गणों को प्राप्त हो पाएंगे और इसके तहत श्रद्धालु बाबा की 5 पहर की आरती और श्रृंगार देख पाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा निःशुल्क होगी। काशी
विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 3D वर्चुअल रियलिटी एक नई तकनीक है जिसे उज्जैन से महाकालेश्वर और माता वैष्णो देवी मंदिर जैसे विभिन्न मंदिरों में लागू किया गया है। ट्रायल के तौर पर 5 मई से 4 जून के बीच मंदिर के कुल 363 कर्मचारियों और पुजारियों ने ये फिल्म देखी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।